नौवीं कक्षा के विज्ञान के पहले चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के इस भाग में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और उसका नाम है वाष्पीकरण। ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आज का हमारा पहला टॉपिक आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण को समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक बर्तन में पानी है। ठीक, इस बर्तन में क्या है? पानी। और आपने इसका टेम्परेचर कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। इसका तापमान कितना कर दिया? इसका तापमान आपने कर दिया कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर क्या होगा कि ये पानी जो है वो भाप में कन्वर्ट होना हो जाएगा। ठीक, यानी जो द्रव है वो किस अवस्था में आ जाएगा? गैसीय अवस्था में आ जाएगा। ठीक, यानी आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ऐसी प्रक्रिया होगी जिसमें पूरा का पूरा जो द्रव है वो सारा इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर बुलबुले शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और वाष्पकण आप देख भी सकते हो। तो हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब पर वो वाला तापमान जिस पर कोई भी द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में बदल जाए वो तापमान क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वथनांक। और ये जो पूरी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी द्रव अपने क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में बदलता है उसको हम कहते हैं क्वथन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको बॉइलिंग। कोई चीज उबलना आप सामान्य भाषा में कह देते हैं। ठीक, उबलना या क्वथन या बॉइलिंग एक ही चीज है। ठीक, और ये होती है क्वथनांक पर। तो देखिए, मैं समझना तो वाष्पीकरण में आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, सोचने वाली बात है कि यहाँ पर एक द्रव जो है वो गैसीय अवस्था में चेंज हो रहा है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं पानी का। पानी जो है वो भाप बन रहा है कितने डिग्री सेल्सियस पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब मैं आपको एक सोचने के लिए बात देता हूँ, क्या अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो भी पानी भाप में बन सकता है? पानी की भाप बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। आप ऐसा करो, एक गिलास से पानी लेकर के उसको किसी कपड़े पर डाल दो। ठीक, और उस कपड़े को बाहर थोड़ी देर धूप में रख दो। समझ गए बात को? और थोड़ी देर बाद में क्या होगा आप देखोगे, 15-20 मिनट में कपड़ा जो है वो सूख जाता है। तो पानी कहाँ गया? वो पानी तो वाष्प बन गया। लेकिन क्या धूप में 100 डिग्री टेम्परेचर होता है क्या? नहीं होता। जब फुल गर्मी होती है तब भी 50 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है, या कई बार क्रिटिकल कंडीशन में 1-2 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से अगर हमने किसी बर्तन में पानी रखा है, कुछ दिन बाद में देखेंगे कि वो पानी भी सूख जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि क्वथनांक से कम अगर तापमान हो तो भी लिक्विड की जो सतह होती है, द्रव की जो सतह होती है, वहां से धीरे धीरे वाष्प जो है वो बनते रहते हैं। ठीक, तो ऐसी जो प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के जो कण हैं, जो खुली सतह है उसके कण जो है वो वाष्प में बदलते रहते हैं क्वथनांक से कम तापमान पर भी। एक बार फिर से, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें द्रव पदार्थों के सतह के कण क्वथनांक से नीचे के तापमान पर भी वाष्प में बदलते रहते हैं, ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तो वास्तव में ऐसा होता क्यों है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक बर्तन में द्रव है। ठीक, तो जिन कणों की ऊर्जा ज्यादा होती है ना, वे, एक बार फिर से, कि ये हमारे पास एक बर्तन में द्रव है और ये इसके कण हैं। इनमें देखिए कणों की सभी की एनर्जी बराबर तो होती नहीं, सभी की ऊर्जा बराबर तो होती नहीं, किसी की थोड़ी बहुत कम होगी, किसी की ज्यादा होगी। तो जो ज्यादा एनर्जी वाले कण हैं वो क्या करेंगे कि जैसे कणों के बीच में जो आकर्षण बल होता है ना, तो अपने ज्यादा ऊर्जा के कारण उस आकर्षण बल को तोड़ देंगे, उसको पार करके, और ये बाहर निकल जाते हैं वाष्प के रूप में। इस तरह से जैसे मान लीजिए धूप आई,
धूप से क्या है कि पानी के कणों को ऊर्जा मिलेगी तो जिन कणों की ऊर्जा ज्यादा बढ़ेगी वो इनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल है उसको पार कर जाएंगे और ये क्या बन जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है ये वाष्प बन करके उड़ते रहते हैं। और ऐसी जो प्रक्रिया है वो क्या है, वाष्पीकरण है। और वाष्पीकरण के लिए याद रखना कि ये कहाँ पे होती है, सिर्फ सतह पर ही होती है, जो कि क्वथन जो है पूरे लिक्विड में होती है, पूरे द्रव के अंदर होती है। तो अगर हम इन दोनों में अंतर भी देखें तो क्या है कि ये केवल सतह पर होती है और ये पूरे क्वथन जो है पूरे द्रव में होती है। इसके अलावा ये जो है स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है। ठीक है, ये धीमी प्रक्रिया है और ये तेज प्रक्रिया है। उबालोगे तो फटाफट उबल जाएगी कोई चीज। अब देखिए ये एक निश्चित तापमान पर होती है, सिर्फ क्वथनांक पर होती है और ये जो है किसी भी तापमान पर हो सकती है। ठीक, ये हो सकता है कि तापमान कम हो तो इसका रेट कम हो सकता है, यानी धीरे धीरे होगी, दर कम हो सकती है। ठीक, अब कोई भी चीज उबलती है यानी जब उसका क्वथन होता है, बॉइलिंग होती है, तो उसमें आवाज आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक, क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ठीक, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर आप वाष्प के कण देख सकते हो, वाष्प के कण दिखाई देते हैं यहाँ पर आपको, यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे। ठीक, और अब देखिए कि वाष्पीकरण जो है ये वायु की गति पर निर्भर करता है, जैसे अभी हम डिस्कस करेंगे, जबकि क्वथन जो है वायु की गति पर निर्भर नहीं करता, वायु की गति पर निर्भर नहीं है। ठीक, और क्वथन के अंदर बुलबुले उठते हैं, जबकि वाष्पीकरण में बुलबुले नहीं उठते। ठीक, तो ये वाष्पीकरण और क्वथन में जो अंतर है इस पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट बताए हैं ये आपने नोट करके अपने नोट्स में लिख लेने हैं, नोट्स में ये मैंने डाले नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर वाष्पीकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर मैंने लिख दी है और स्क्रीन से आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ इसलिए इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब आगे आता है हमारे पास वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है। अब देखिए कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, इसमें सबसे पहला जो है द्रव की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए कि द्रव की सतह जितनी ज्यादा अधिक होगी, जैसे मान लीजिए एक तो छोटे बर्तन में पानी है, ठीक, यानी इस तरह का बर्तन हम ले लेते हैं जिसका सतह क्षेत्रफल कम, और एक ऐसा ले लेते हैं, तो सोचने वाली बात है कि वाष्पीकरण किसमें ज्यादा होगा, इसमें ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है। जितने सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा, क्योंकि वाष्पीकरण है सतही प्रक्रिया। ठीक, तो हम जानते हैं कि वाष्पीकरण क्या है, एक सतही प्रक्रिया है, एक सतह पर होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। तो इसका एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं कि जैसे हम कपड़े धोने के बाद जो है उनको फैला के रख देते हैं, यानी जैसे किसी डोरी या तार पर जब हम कपड़ों को सुखाते हैं तो उनको फैला देते हैं। फैलाने से क्या होता है कि कपड़े की जो सतह का जो क्षेत्रफल है वही बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण जल्दी होगा, कपड़े के अंदर जो वाष्पीकरण है धोए हुए कपड़े में वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे और जल के जो कण है वो वाष्पीकृत हो जाएंगे और कपड़ा सूख जाएगा। अगर इसी को आप फोल्ड करके रख देते हो तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि सतह का क्षेत्रफल जो है वो कम हो जाएगा। दूसरा है तापमान। सिंपल सी बात है कि तापमान जब अधिक होगा तो जो इसके द्रव के जो कण हैं उनको ऊर्जा ज्यादा मिलेगी,
तापमान ज़्यादा है तो ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी, और जितने कणों को ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी उतने ही कण जो है इनके बीच का जो आकर्षण बल है उसको तोड़ करके क्या हो जाएंगे, पार हो जाएंगे, वाष्प बन जाएंगे। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण भी बढ़ जाता है। ठीक, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो ये दो बातें हमने सीखी। अब तीसरा है आर्द्रता। पहले तो ये देखते हैं कि आर्द्रता होती क्या है। कि जैसे हमारी जो वायु है, वायु के अंदर भी क्या होते हैं, जल वाष्प होते हैं। ठीक, तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की जो मात्रा है उसी को हम आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्द्रता। अब देखिए कि वाष्पीकरण पर आर्द्रता का प्रभाव ये समझने के लिए मान लेते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, और एक आदमी अपनी सीट पर बैठा है। ठीक, और उसको अपनी सीट से उठ करके फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम में जाना है। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस रेलगाड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो आप इसकी मूवमेंट को सोच सकते हो कि उस बंदे को जो यहाँ पर जाना है तो उसको कितनी मुश्किल होगी इस पूरी भीड़ को पार करने में। ठीक, और एक मान लेते हैं कि इसी ट्रेन के अंदर भीड़ नहीं है, तो इस बंदे को जैसे यहाँ से यहाँ तक जाना है तो आराम से चला जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए कुछ एक लोग ही हैं तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो देखिए इस आदमी की मूवमेंट जो है फर्क तो पड़ेगा। तो ठीक उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि आर्द्रता वायु में ज़्यादा है, जैसे मान लीजिए ये कपड़ा है, ये हमने सुखाया, तो उस पैसेंजर की जगह पर ये कपड़े के अंदर जो जल का कण है ये हो गया, और वायु में आर्द्रता ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा पड़े हैं वायु में कण, जैसे बारिश के मौसम में है और है तो आर्द्रता ज़्यादा होती है। तो अब इस कण को निकल करके बाहर जाना है, लेकिन पहले से यहाँ बहुत पड़े हैं तो निकल तो जाएगा ये, लेकिन जिस स्पीड से आर्द्रता कम है गर्मियों में निकलेगा, इतना जो है ज़्यादा आर्द्रता वाले समय में नहीं निकल पाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आर्द्रता बढ़ गई तो वाष्पीकरण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा। आर्द्रता अधिक तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरे को उल्टे होंगे। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। और चौथा जो हमारा फैक्टर है जो वाष्पीकरण को प्रभावित करता है वो है वायु की गति। वायु की गति से जो है वाष्पीकरण किस तरह से प्रभावित होता है कि अगर मान लीजिए अब हवा चल पड़ी, यहाँ पर हवा चलेगी तो क्या होगा, जो ये आसपास के कण इनको उड़ा लेगी हवा। ठीक, उड़ा लेगी तो यहाँ से जगह खाली होगी, तो ये आसानी से जो है वाष्पीकृत हो जाएगा कण। तो हम ये कहते हैं कि वायु के तेज होने पर जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण जो है वो तेज हो जाता है। तो वायु की गति तेज तो वाष्पीकरण भी तेज हो जाएगा। तो ये 4 फैक्टर है, आपने याद रखने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं पर आधारित हमें प्रश्न भी करने होंगे, तो इनको आप जस्ट नोट्स में देख लीजिएगा कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ जाएगा क्योंकि ये सतही प्रक्रिया है। ठीक, तापमान में वृद्धि होने पर कणों को जो पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है जिससे वो वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी होगी तो वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा जो है वो आर्द्रता कहलाती है। और अगर किसी फिक्स टेम्परेचर पर अगर हम देखें, निश्चित तापमान पर देखें, तो हमारे आसपास की जो वायु है उसमें जल वाष्प की मात्रा भी क्या होती है, निश्चित होती है। लेकिन अगर ये जल वाष्प की मात्रा किसी वजह से, किसी वातावरणीय परिवर्तन की वजह से पहले से अधिक हो जाएगी तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर पहले से कम होगी तो वाष्पीकरण की दर अधिक हो जाएगी। और वायु में गति, जैसे मैंने बताया था कि वायु के
तेज होने पर जल वाष्प के कण जो है वायु के साथ साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जल वाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण तेज हो जाता है। अब आगे देखिए कि एक बहुत ही मजेदार सा टॉपिक है हमारे पास कि वाष्पीकरण क्या करता है, शीतलता प्रदान करता है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और एक बंदे को पसीना आता है, ठीक, ये इसके ऊपर पसीना आया हुआ है, ठीक। तो जैसे पसीना सूखता है इसका, तो इसकी बॉडी को ठंडक महसूस होती है। जैसे मान लीजिए एकदम से किसी पंखे के नीचे आकर के बैठता है तो इसको एकदम से ठंडक सी महसूस होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि पंखा चलने से क्या होगा कि ये जो उसके वाष्प के जो जल के कण इसके ऊपर है पसीने के रूप में, वो वाष्पीकृत होंगे। जब जल के कणों का वाष्पीकरण होता है बॉडी से, तो वाष्पीकरण क्या करता है? ठंडक प्रदान करता है। अब ये ठंडक क्यों प्रदान करता है? क्वेश्चन यही है। तो यहाँ से एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि वाष्पीकरण ठंडक तो प्रदान करता है, आप महसूस भी हुई होगी। तो आखिर ये क्यों प्रदान करता है? समझने वाली बात ये है कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी सरफेस है, कोई भी सतह है, ये कोई भी जल का कण है, तो जब ये वाष्पीकृत होता है, जल का मैं उदाहरण ले रहा हूँ, वैसे कोई भी द्रव हो सकता है, जब ये वाष्पीकृत होता है तो ऊर्जा कहाँ से लेगा? ऊर्जा तो इसको एक्स्ट्रा चाहिए ना वाष्पीकृत होने के लिए, क्योंकि जब इसके पास एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं होगी, अतिरिक्त ऊर्जा नहीं होगी, तो ये जो इनके बीच का जो आकर्षण बल है द्रव के कणों का, वो तोड़ ही नहीं पाएगा, वाष्पीकृत होगा ही नहीं। तो इसलिए जो अतिरिक्त ऊर्जा है वो कहाँ से लेगा? जिस बॉडी के ऊपर ये पड़ा है या आसपास का जो वातावरण है वहीं से तो ऊर्जा लेगा ये, और वहां से ऊर्जा लेकर के उड़ जाएगा। लेकिन जब किसी चीज में से ऊर्जा निकलेगी तो वो चीज ठंडी होगी। ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि ये ह्यूमन बॉडी है और ये इसके ऊपर स्वेट पसीना आया हुआ है, तो पसीना जब वाष्पीकृत होगा तो पसीने के जो कण है वो ऊर्जा कहाँ से लेंगे? बंदे की बॉडी से लेंगे। जब आदमी की बॉडी से जब उसने ऊर्जा ले ली, उसके शरीर से ऊर्जा ले ली, तो शरीर को ठंडक तो पैदा होगी जब ऊर्जा ही निकलेगी उसकी, ठीक है, तो उसको ठंडक महसूस होगी, ठीक है। तो देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में इस टॉपिक को इसी प्रकार से समझाया गया है। तो अब जो है हम जितने भी पॉइंट हैं उनको हम इसी आधार पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि बड़ी क्लासेस में जो है इसको कैसे समझाया गया है। चलो मैं अभी बता ही देता हूँ कि बड़ी क्लासेस में ये कहता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये किसी जल के कण हैं, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक परिवार के सदस्य हैं, ठीक। इन परिवार के सदस्यों में से कुछ लोगों की इनकम ज्यादा है, कुछ लोगों की कमाई ज्यादा है, ठीक, और वो ज्यादा कमाई वाले लोग परिवार से अलग हो गए, ठीक। तो पीछे जो कम कमाई वाले बच गए तो पीछे तो गरीबी आएगी ना, एवरेज इनके पास तो पैसे कम रह जाएंगे। पहले तो सभी की एवरेज तो ज्यादा थी, सभी की औसत तो ज्यादा थी, वे परिवार में ज्यादा कमाने वाले थे तो पूरा परिवार क्या था? संपन्न था, इसके पास पैसे पूरे थे। लेकिन जो जिनकी फुल कमाई थी वो भाग लिए, जो पीछे सदस्य बचे उनकी कमाई क्या रह जाएगी? कम रह जाएगी। तो इनकी ठीक उसी तरह से अगर ये द्रव के कण हैं तो जिनकी ऊर्जा ज्यादा होगी वो निकल गए, पीछे जो कण बच गए उनकी औसत ऊर्जा कम रह जाएगी, औसत ऊर्जा कम रह जाएगी तो ठंडे होंगे, ठीक है। तो किसी चीज को समझने के लिए अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं। तो अब क्योंकि हमारी बुक में यही बताया गया है कि जो जल वाष्प होते हैं या द्रव के जो कण होते हैं वो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? अपने आसपास की जो वातावरण वहां से लेते हैं। इसलिए वाष्पीकृत होने के बाद जो आसपास का जो वातावरण है वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, ठीक। तो दोनों ही कंसेप्ट सही है, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि आपने मटके में पानी डाल दिया, गर्मी में आप मटका यूज करते हैं, तो मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? अगर आप मान लीजिए आपने किसी कैंपर में पानी डाल दिया और उसमें बर्फ वगैरह नहीं डाली, तो सेम पानी वही आपने प्लास्टिक के कैंपर में डाल दिया और उसी सोर्स से पानी आपने मटके में डाल दिया, 2 घंटे बाद में देखोगे कैंपर का पानी तो ऐसे का ऐसे ही रहा है,
जो कि मटके का पानी ठंडा हो गया। मटके का पानी ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि मटके के अंदर है ना छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी का बना होता है ना ये, इसलिए छिद्र होते हैं। तो ये जो छिद्र में से जो जल के कण है वो वाष्पीकृत होते रहते हैं। ऐसे जो वाष्पीकृत होंगे तो ऊर्जा कहाँ से लेंगे? ऊर्जा घड़े से लेंगे। तो घड़े की सरफेस से इसने ऊर्जा ली, भाग ली, वाष्पीकृत हो गए। तो घड़े से जब ऊर्जा लेंगे, घड़े की ऊर्जा कम हो जाएगी, यानी यहाँ शीतलता प्रदान होगी इसको, तो बाकी बचा हुआ पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठीक। तो इसके अलावा जैसे गर्मियाँ जब भी आती है, उसमें हम सूती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। क्यों भाई? उसमें ऊनी कपड़े क्यों नहीं पहनते, सूती क्यों पहनते हैं? उसका कारण है कि सूती कपड़ा क्या करता है कि जो बॉडी के अंदर पसीना आता, मान लीजिए कि ये हमारी बॉडी है और हमारा शरीर का कोई हिस्सा है और इसके ऊपर ये सूती कपड़ा है, ये लो जी, ये सूती कपड़ा है। ये सूती कपड़ा क्या करेगा, जितना भी पसीना आएगा ना शरीर के अंदर, उसको सोख करके वाष्पीकृत कर देता है हवा में। ये आसानी से इसको वाष्पीकृत कर देगा तो क्या होगा? यहाँ ठंडक पैदा होगी। ठीक। तो सूती कपड़ा क्या करता है, पूरे शरीर को क्या करता है? इसलिए गर्मियों में हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। जो लोग सिर पर अंगोछा वगैरह जो डालते हैं वो भी वाइट कलर का, वो भी जो सूती कपड़े का बना होता है, जिससे कि सिर का जो तापमान है ताकि वो ठंडा रहे, कम रहे। और इसी तरह से कि अगर आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में लोग अपने आंगन में जो है वो पानी छिड़क लेते हैं। पानी से फिर ठंडक पैदा क्यों होती है? क्योंकि पानी को तो वाष्पीकृत होना ही है। ठीक है, वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा कहाँ लेगा? उसी धरातल से लेगा। ठीक है, पानी के कण जो वाष्पीकरण के लिए ऊर्जा धरातल से लेंगे, फिर वो धरती क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी टाइप के उदाहरण जो है मैंने आपको नोट्स में लिख दिए हैं। अब देखिए कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई है वो मैंने यहाँ नोट्स में भी लिख दी है कि जैसे गर्मी में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मी में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़े पानी के अच्छे अवशोषक होने के कारण पसीना अवशोषित करके वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत कर देते हैं। और चूंकि वाष्पीकरण से क्या होती है? शीतलता प्रदान होती है, शीतलता पैदा होती है, अतः हमें गर्मी में सूती कपड़े से आराम मिलता है। और इसी तरह से गर्मियों में अक्सर लोग मैदानों में पानी छिड़कते हैं। तो ये भी क्यों छिड़कते हैं? क्योंकि पानी मैदानों से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल देते हैं और उस जगह को ठंडा कर देते हैं। अब देखिए कि ये क्वेश्चन अक्सर उसमें एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम हाथ पर एसीटोन डालते हैं, एसीटोन एक केमिकल होता है जो अपने साइंस रूम में आपके लैब में मिल जाएगा, अपने टीचर की गाइडेंस में इसको ले सकते हैं आप। तो इसको अगर हम हाथ पे रखते हैं तो रखते ही ना ये वाष्पीकृत हो जाता है और हाथ में ठंडक महसूस होती है। वो उसी कारण होता है कि जो एसीटोन के कण है वो हाथ से उष्मा लेकर के वाष्पीकृत हो जाएंगे। हाथ से अगर उष्मा लेंगे तो हाथ ठंडा ही होएगा। और अब देखिए कुछ एनसीईआरटी बुक में प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, उनको हम कर लेते हैं। कहता है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्योंकि अगर दिन गर्म और शुष्क मतलब आर्द्रता कम होगी, तो अगर कूलर चलाएंगे, कूलर में क्या होता है? पानी तो डालते हैं हम और उसमें वाष्पन की दर जो बढ़ जाती है। ठीक, तो वाष्पीकरण क्या करता है? ठंडक पैदा करता है। तो इस वजह से जो है कूलर हमें अधिक जो है शुष्क दिन में ज़्यादा ठंडा करता है। और घड़े का जल ठंडा क्यों होता है ये मैंने आपको बता ही दिया। एसीटोन या पेट्रोल अगर हाथ पर या एसीटोन या पेट्रोल डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ लेना यहाँ से। और अब देखिए कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है कि कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी पी लेते हैं, क्यों? क्योंकि प्लेट में डालेंगे तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा तो शीतलता बढ़ेगी, ठंडक जल्दी होगी। तो प्लेट में डली हुई चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, इसलिए हम आसानी से उसको पी लेते हैं।
और इसके बाद आता है कि गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों में जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्यों पहनने चाहिए वो भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब आगे आते हैं हमारे पास अभ्यास के प्रश्न और पदार्थ की अन्य दो अवस्थाएं, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा और BEC, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अब देखिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है और इतना लंबा वीडियो फिर अपलोड करने में दिक्कत आती है, तो इसको जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। लगभग 15 मिनट का टॉपिक हमारा और रह जाता है, 15 से 20 मिनट का। तो ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं और ये प्लाज्मा स्टेट और BEC स्टेट जो है पदार्थ की दो अवस्थाएं हैं, इनको हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताया करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।